नमस्कार दर्शकों, मैं सुप्रिया साके और आप देख रहे हैं बक्सर लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, जो कि बक्सर लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सुप्रिया जी। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि आप आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में उतरे हैं, जो कि बहुत जोखिम का काम है, और आप ये उठा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? नहीं, इसमें जोखिम कुछ नहीं है। जैसे एक नौकरी होता है, एक प्रोफेशन जैसा होता है, तो इसमें जोखिम नहीं है। मैं इसमें अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ, इसमें अवसर देख रहा हूँ। समाज के लिए एक वृहद मंच पे जाके काम करने के लिए बहुत बड़ा अवसर है राजनीति। तो इसलिए मैं आगे ये देख रहा हूँ कि जब हमारे बक्सर और बिहार की तकदीर बदलेगी तो उसमें मेरा भी एक हिस्सा होगा। आनंद मिश्रा एक आईपीएस लॉबी में जाना माना चेहरा माने जाते रहे हैं। अचानक आपका राजनीति की तरफ झुकाव, क्या कहेंगे? नहीं, अचानक नहीं रहा। ये 2017 से ही इसके बारे में सोच रहा था कि राजनीति ठीक नहीं कहूँगा, मैं ना समाज सेवा में आना चाहता था फुल टाइम। क्योंकि मेरा होता है ना, हर आदमी का एक कैरेक्टर होता है, पर्सनालिटी होती है, एप्टीट्यूड होता है। तो मैं कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया 2017 तक मैं काफ़ी ज़्यादा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में था, जंगल ऑपरेशंस में। तो उसके बाद जब बाहर निकला तो मुझे लगा कि समाज से कटते जा रहा हूँ, समाज तो मैं समाज को वापस क्या दे रहा हूँ। जैसे काफ़ी सारे सवाल मेरे अंदर आए। मैंने काफ़ी मंथन किया और 2017 से सोचते सोचते 2024 बहुत लेट कर दिया मैंने, लेकिन फिर आया। तो ये बहुत सोचा समझा मेरा स्टेप है। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। अन्य प्रत्याशियों का कहना है कि आप वोट कटवा का काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो है ना, ये जो लैंग्वेज है या जो इस तरह की सोच है, ये दिखाता है आदमी को कि आदमी दूसरे का परफॉर्मेंस से अपना परफॉर्मेंस जज करता है। हमेशा आदमी को लगे कि कंपटीशन बढ़ता है तो उसे और मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, वैसा करना चाहिए। तो ये सोच को ही मैं बदलने आया हूँ कि दूसरा होता है कि अभी अगर ग्राउंड में सच मायने में विदाउट कोई फज करके आप रिपोर्ट बनाएंगे कि ज़बरदस्ती आप एक रिकॉर्डिंग करवाते हैं, उसमें से जो आपके पक्ष का है वही दिखाते हैं, बाकी सब हटा देते हैं, तो वैसे में एक ऐसा नैरेटिव आप बिल्डअप करते हैं, पब्लिक को ऐसा सोचने को दिखाते हैं कि ऐसे सब उनके लिए ही फेवर में है, जबकि चीज़ उल्टा है। मैं तो कहता हूँ हमारे लिए लोग वोट कटवा है, कोई तो कंपटीशन में नहीं है। कंपटीशन एक दो के अंदर होता है और हम एक दो में ही हमारा कंपटीशन चल रहा है। एक प्रत्याशी ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं। अब ये सोच की बात है क्या? अब आईपीएस की नौकरी छोड़ के मैं आरजेडी के लिए काम करने आऊँगा, एजेंट बनूंगा? यही नहीं कोई कह रहे कि सारे निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो पैसे लेके कर रहे हैं। तो जिसकी रही भावना जैसी, हरी मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो इंसान अगर इस लाइन में ही सोचता है तो उतना ही सोच सके, अपनी सोच के बाहर तो कोई सोच नहीं सकेगा, और जितना सोच पाएगा उतना ही बोलेगा। तो मैं इन सब बातों पे एक कॉमेडी जैसा ही मुझे लगता है। ये बहुत समझदारी की बात नहीं है कि एक आईपीएस अधिकारी अपना पोस्ट छोड़ के किसी और का एजेंट बनने के लिए आएगा, है ना। तो ये इस सोच को ही सलाम है, और क्या कहेंगे। क्या सोचकर आपने राजनीति में कदम रखा? जी, मैंने यही बताया आपको कि सोशल सर्विस, मेरा बताया ना, राजनीति मेरे लिए एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है। मुझे राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे विकास करने आया हूँ। मैं सोशल हमारा जो सेटअप है, पूरा हमारा जो एक सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था है, जो हमारे बक्सर की और बिहार की, मैं इसमें एक पॉजिटिव चेंज, एक सकारात्मक सुधार करने का सोच के आया हूँ। और ये सोच के आया हूँ कि जब हमारा देश विकसित होगा और हो रहा है, तो उसमें वो जिस तीव्र गति से देश विकसित हो रहा है, उसी तीव्रता को हमारा बक्सर भी पकड़े और हमारा बिहार भी पकड़े। बक्सर के विकास के लिए मुख्य मुद्दे क्या होंगे? बक्सर के विकास के लिए मैं 3 लाइन में समझिए। एक तो मैं आपको समझाता हूँ कि एक जैसा मेरे लिए लॉ एंड ऑर्डर का लाइन है, सीधा लॉ एंड ऑर्डर पे काम करूँगा। मैं हेल्थ पे काम करना है, जो कि बक्सर में बहुत बड़ा इशू है। एजुकेशन पे काम करना है मुझे, क्योंकि आप देख रही हैं एजुकेशन 10वीं के बाद 33% से ज़्यादा लड़कियों को 10 क्लास 10th के बाद पढ़ने का ही मौका नहीं है, क्योंकि आपका कॉलेजेस ही नहीं है, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके एम्प्लॉयमेंट पे काम करना, मुझे रोज़गार मैं ये नहीं कह रहा मैं रोज़गार क्रिएट कर दूँगा, मैं आपको रोज़गार पाने के लायक बना दूँगा, ये ज़रूर करूँगा। और स्वरोज़गार की तरफ मैं काफ़ी ये चाहूँगा कि जैसे और भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बाकी यहाँ पे टूरिज़्म का देख लीजिए, एग्रीकल्चर का देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री है यहाँ पे जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं। इवन मैं तो यहाँ पे आईटी का एक बहुत बड़ा रोल देख रहा हूँ कि आईटी के रिलेटेड हम यहाँ काफ़ी काम कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट पे काम करें, उसके बाद मुझे स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट पे काम करना है।
करीब 30 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है बक्सर ज़िले की और 13 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे बिहार की। इतना पॉपुलेशन लेके भी आप सोचिए, हम तो कितने नेशनल लेवल प्लेयर्स बना रहे हैं, कितने हम वर्ल्ड लेवल प्लेयर्स बना, कितने ओलंपिक्स के लिए भेज रहे हैं। तो यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे अवसर की कमी है। तो उस पर काम करना, मुझे यहाँ के आर्ट एंड कल्चर को बड़ा बनाना, उसको और समृद्ध करने के ऊपर काम करना है। मुझे इन्वायरमेंट पे काम करना है। गंगा यहाँ पे सबसे वन ऑफ द ज़्यादा मैक्सिमम जो प्रदूषण है गंगा का, तो वो भी एक इशू है। इसके कारण बाकी आर्सेनिक का ज़मीन में होना और ऐसे बहुत इश्यूज़ हैं जो पर्यावरण को हमारे ख़राब करें। अब अक्सर शहर में निकलेंगे ना, कभी आप निजाट दोपहर में निकलिए, आपको लगेगा आप रेगिस्तान में घूम रहे, पेड़ तक नहीं दिखते आपको शहर के अंदर। ऐसा बहुत सारा इशू है जिस पे हमको इन्वायरमेंट को लेके भी काम करना है। और इसके बाद डेफिनेटली एक अध्यात्म का ये जगह रहा है, तो इन सारी चीज़ों को करते वक्त अध्यात्म के धरातल पर ही बढ़ के इसको काम करना है। साथ में दो मेरे और पैरेलल लाइन चल रहे हैं। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों पे ही हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक लाइन है जो, जैसे अगर फूल का माला बनता है, धागा जो लगातार उसमें जाता है, वो होगा हमारा कृषि सेक्टर। एग्रीकल्चर पे राइट फ्रॉम आपके सीड का क्वालिटी, आप इवन टिलिंग, मतलब आप ज़मीन बनाने से लेकर और मंडी तक पहुंचने तक, हमारे पास सोचिए आज मंडी भी नहीं है। मतलब मिनिमम आप इरिगेशन का इश्यूज़ हैं, जहाँ पानी नहीं पहुंचता है, बिजली नहीं पहुंचती, ऐसे इतने बहुतेर इशू हैं हमारे एग्रीकल्चर में, जिसको अगर हम इमीडिएटली इसको हम एड्रेस नहीं करें तो हम सीधा जो डेवलपमेंट के जो हमारा स्केल है या डेवलपमेंट का जो ग्राफ है उसमें हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऐसा बहुत सारा और काम है, बताऊँगा 3 घंटे बोल दूँगा इस पर। जब आप आए तो ऐसा चर्चा था कि बीजेपी से बक्सर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, बट पार्टी ने मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया। नहीं, तो एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनकी समझदारी को मैं कभी चैलेंज नहीं करूंगा। डेफिनेटली उन्होंने कुछ बेहतर समझा होगा, उन्हें लगा होगा कि शायद वो ज़्यादा बीजेपी की इज्जत को और बीजेपी की जो ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर शायद चला पाएंगे, तो सोच के दिया होगा। तो इसमें मेरा कुछ कहना नहीं है, बट हाँ ज़रूर है कि मैं विचारधारा तो मेरा भी वही रहा है, और ये ज़रूर है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ, और उनके जो इतने बड़े विजन्स हैं, मुझे लगता है उनको ज़मीन पे उतारने के लिए आपको एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए, एक मजबूत प्रत्याशी चाहिए। तो ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग जब चुनाव जीत लेंगे तो उनके जो विज़न है और जो राष्ट्र निर्माण के उनके सपने हैं, उनके सपनों को हम साकार करेंगे। बक्सर में एक केंद्रीय विद्यालय जिसे आज तक ज़मीन नसीब नहीं हुआ, और बड़ी बात तो ये रही है कि सरकार केंद्र भी बीजेपी की थी और सांसद भी बक्सर के, पर बक्सर का बदनसीबी है जो अभी तक ज़मीन नहीं मिली। ये बदनसीबी बक्सर का नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये संवेदनहीनता रही है बहुतों के लिए। इसमें किसी एक को ब्लेम करके लाभ नहीं है, ये बहुतों का ही संवेदनहीनता है कि नहीं। और ये काम मुझे लगता है 3 महीने का काम है, इतना बड़ा काम नहीं है। ज़मीन पे सच में अगर कोई करना चाहे, मेरे इनफैक्ट फर्स्ट 3 मंथ्स के जो एजेंडा है, फर्स्ट 90 डेज़ मेरे जो इसका, तो उसमें एक एजेंडा केंद्रीय विद्यालय का भी है, जो कि हमारे बक्सर में बहुत ही जिस हालत में है, वो एक रेंटेड एकोमोडेशन से सीलिंग टूटा हुआ, पंखे कुछ नहीं, बहुत इश्यूज़ है उसके, जिसको मुझे लगता है कि मैं प्रथम 3 महीने में ही उसको काफ़ी सॉर्ट आउट करा दूँगा। राइट। चौसा में किसानों के ऊपर कुछ दिन पहले ही बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। किसान अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कितना सही मानते हैं, या अगर आपको मौका मिले तो क्या आप किसानों का साथ देंगे? बिल्कुल, देखिए ये जो मैं आपको कहते नहीं कहा कि जो शुरू के 3 महीने में मेरे बता ही दूँ, फिर एक तो ये इशू है कीवी वाला, दूसरा ये जो इशू है अपना चौसा का किसानों वाला, और तीसरा हमारा जो रिटायर्ड जो आर्मी पर्सनल हैं जो हमारे यहाँ पे, उनके कुछ इश्यूज़ हैं जिसको मुझे एड्रेस करना है। तो ये पहले के 3 महीने में तो इमीडिएटली इनको, और इसके साथ कुछ पुलिस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसमें मैं चाहूँगा कि उसको बेहतर किया जाए। चौसा का जो आपने कहा, मैं वहाँ पे विजिट भी किया हूँ, बट उसके इर्द गिर्द कोई पॉलिटिक्स नहीं किया, उसका अननेसेसरी कोई वीडियो फोटो करके मैंने नहीं डाला। मैं बहुत गंभीरता से उस चीज़ को देखा, अपने लेवल से जांच भी किया हूँ, समझा भी हूँ, बहुत वरिष्ठ अधिकारियों से उसके बारे में चर्चा भी की है, और उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा उस पर भी मेरी तरफ से मेरा अपना प्लान ऑफ एक्शन रेडी है। मौका मिलेगा तो आप उसको बहुत जल्दी इस पूरे इश्यू को एड्रेस होते हुए देखेंगे, और उस क्षेत्र को वापस हम विकास के रास्ते पे बहुत जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। लोग कह रहे हैं कि पूर्व में कई IPS VRS लेकर आए, राजनीति पे सफल नहीं हुए, फिर वो वापस जॉब पे चले गए, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। देखिए ये क्या है ना, कि जो आदमी ठीक है, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता वाली बात है, तो ऐसा लोग सोचते हैं, बोलते हैं, बट ऐसा है नहीं बिल्कुल। क्योंकि मैं राजनीति के लिए, मैंने होता ना, आया ही नहीं, मैं तो समाज सेवा के लिए आया हूँ। तो आप राजनीतिक प्लेटफॉर्म ने देने से थोड़ी आप मुझे समाज सेवा करने से रोक देंगे, मेरी जगह के लिए काम करने से रोक देंगे। तो मैं जिस काम के लिए वो करूँगा, राजनीति मुझे कहाँ फ़ायदा पहुँचाती है और मुझे प्लेटफॉर्म बढ़ा देती है। ऐसे में
मान लीजिए 3 लाख लोगों के लिए काम कर पाऊँगा, राजनीतिज्ञ के हिसाब से करूँगा तो 30 लाख लोगों के लिए काम कर पाऊँगा। तो मेरा दायरा बड़ा हो सकता है, तो मेरा होना ना होना ये कोई फ़र्क नहीं। अगर मुझे एक आदमी भी वोट देगा ना, तो मैं उस एक आदमी के लिए रुकूँगा और उसके लिए मैं काम करता रहूँगा, मैं वापस नहीं जा रहा। बक्सर में पर्यटन को लेकर बड़ी संभावना है, परंतु बक्सर का दुर्भाग्य है कि आज तक जो भी सांसद रहा है उसने विकास के नाम पर बक्सर को छला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी चुनाव जीतकर दिल्ली बैठ जाएंगे? नहीं, देखिए मैडम, क्या ना कि मैं एक अधिकारी रहा हूँ, तो अधिकारियों का जनरली जो ट्रेनिंग होता है और एप्टीट्यूड होता है वो मतलब वर्क डिलीवरी का होता है। वो हम काम को हम डिलीवर करते हैं, हम एक टारगेट उठाते हैं, उस काम को कंप्लीट करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट देते हैं। तो मेरी ट्रेनिंग ये रही है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई इशू हो और मैं उसको इग्नोर कर दूँ, तो मेरा यहाँ पर औचित्य क्या है? तब तो मैं वहीं जिले का एसएसपी था, वो क्या ख़राब था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। और दिल्ली मैं काम से ही जाऊँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी जगह पर रहूँगा, मैं लोगों से मिलूँगा, यहाँ के इश्यूज़ को देखूँगा और इसको सॉर्ट आउट कराने के लिए अगर दिल्ली जाना पड़े या दुनिया में कहीं जाना पड़े तो मैं उसके लिए फिर ज़रूर जाऊँगा, लेकिन मेरा स्थान यहीं रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। किसानों और खासकर ग्रामीणों में आपको लेकर एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। शायद उनमें अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, और आप खुद एक आईपीएस रह चुके हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि मैं भी जब जाता हूँ तो इसी बात पे चर्चा होती है कि मैं आया ही हूँ यहाँ पे अपने बच्चों जितने हैं उन बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे बक्सर क्षेत्र के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, और हमारी जो पूरी किस्मत है वो एक दूसरे के साथ मिली हुई है, जुड़ी हुई है। इस बात को मैं समझता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लोगों में कहीं उनका सपना पूरा होते दिखता है मेरे थ्रू, उनको मुझ में वो सच्चाई दिखती है, उनमें मुझे वो नेता नहीं बेटा दिखता है जो अपने घर के लिए आया हुआ है। तो इसीलिए जुड़ाव है, और यही जुड़ाव ये कारण भी बनेगा कि मैं क्यों और कितना ईमानदारी से उनके लिए काम करूँगा। एक बड़ा रुतबा और एक अच्छी नौकरी छोड़ते वक्त आपको दुख नहीं हुआ? नहीं, नहीं, बहुत हुआ। वर्दी उतारते किसको? वर्दी मतलब मेरा वन ऑफ द मतलब होता है ना कि मैं अगर फिर से जन्मूँ तो मैं फिर से आईपीएस बनना चाहूँगा पहले। तो इसलिए मेरे लिए बहुत बहुत ही करीब का है ये वर्दी। मैं आज भी बताता हूँ, आई मिस माई यूनिफॉर्म, तो मैं वर्दी तो हमेशा मिस करूँगा। मेरा देखो हाथ भी देखो, सब हाथ मोड़ के तरीका भी अभी वर्दी वाला तरीका से घूमता हूँ। तो ये ना अंदर मेरे डीएनए में आ गया है, तो मैं बहुत मिस करता हूँ। उस बात का अफ़सोस कहना शब्द ठीक नहीं होगा, दुःख है मुझे। अफ़सोस इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे ये लगता है कि वर्दी ने जो मुझे ट्रेनिंग दी है, जो मैंने सीखा है, जो भी वहाँ पे मेरा अपना एक्सपीरियंस हुआ है, उसको मैं और बड़े लेवल पे सामाजिक काम और राष्ट्रहित के काम में ही लगाऊंगा। बक्सर में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों बदहाल है, लोगों को बनारस पटना जाना पड़ता है। तो अगर आप चुनाव जीतेंगे तो बक्सर को पटना बनारस जाने से मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल, आप बनारस जाइएगा घूमने के लिए, पटना भी जाइएगा, है ना, घूमने के लिए। बाकी आपकी सारी मूलभूत सुविधाएं हमारे बक्सर में होगी, और आसपास के ग्राम क्षेत्र है और जो छोटे मोटे जितने टाउन हैं हमारे आसपास, सबके लिए बक्सर में हमारी सुविधा होगी। बक्सर को बक्सर का अपना परिचय मिलेगा। बक्सर में जो क्षमता है, जो ऊर्जा है, जो अवसर है, वो सब बक्सर को मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, बक्सर हमारे पूरे उत्तरी भारत का एक समृद्ध और श्रेष्ठतम एक नगर बन के उभरेगा। शहर की जहाँ तक बात करें, और जहाँ तक हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जो छोटे छोटे और भी टाउनशिप है हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में, उनको भी ये नहीं होगा कि बक्सर शहर बनाने में उनकी अवहेलना हो जाए, वो कहीं छूट जाए। ये उनको भी जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम अवेल कराएंगे। और एक जो आप जी रहे हैं ओवरऑल जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, खुश होने का जो मापदंड होता है, उसमें हमारा बक्सर काफ़ी अग्रसर होगा, आगे रहेगा। और पूरे के पूरे आसपास के क्षेत्र ही नहीं, पूरे बक्सर के लिए, पूरे बिहार के लिए एक आदर्श बन के उभरेगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। बिहार में रोजगार के लिए युवा कम उम्र में नौकरी करने के लिए घर से निकल जाते हैं, रोजगार के नाम पर उनका बाहर शोषण किया जाता है। क्या लगता है, इस बात से कितना सहमत हैं? जी बिल्कुल, इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारा जो युवा, तो क्या कहिए आप, मतलब बचपन से ही 10th के बाद पढ़ना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको इलाज कराना है तो बाहर जाना पड़ेगा, नौकरी लेनी है तो बाहर जाना पड़ेगा, वो तो छोड़िए, आपको पैदा होना भी तो बाहर जाना पड़ेगा। वो यहाँ पे पैदा होने का भी अवसर नहीं है, मरना है तब भी बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पे इलाज नहीं है, ऐसे डॉक्टर्स नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल्स उस लेवल के नहीं है। तो मतलब बक्सर में सिर्फ वो ऐसा लगता है जैसे किराएदार रह रहे हैं हम, हर चीज़ के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। तो किराएदारों का ये जगह सा बनता जा रहा है। इसमें कहाँ से अपनापन आएगा? और हर तरह से किराएदार जैसा हो जाता है। अब हमें नेतृत्व भी किराए पे लोग वाले वैसे ही चल रहा है। तो इसलिए हर तरह से देखा जाए ना, तो हमें यहाँ की जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर हमको काम करना पड़ेगा। और ये जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं, ये डेफिनेटली रुकेगा, बहुत जल्दी रुकेगा। बस थोड़ा सा वक्त मुझे चाहिए। आई विल कम्प्लीटली कंट्रोल दिस। बक्सर को क्या मानते हैं अपने जीवन में?
मैं बक्सर को देखिए मातृभूमि है ना? तो मातृभूमि तो हमेशा से सबसे ऊँची होगी और मैं ये मानता हूँ कि ये मुझे मेरा कर्मस्थली रहेगा, जन्मस्थली, कर्मस्थली आप जितने भी तरह का सोच लें, वो रहेगा मेरे लिए और कहीं न कहीं बक्सर मेरा परिचय है और मैं बक्सर का परिचय बनूँगा। बक्सर के व्यवसायी वर्ग का पूर्ण समर्थन मिल रहा है आपको। लोग दुकानें बंद करके आपके लिए समर्थन माँग रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? जी मैं बहुत कृतज्ञ भाव से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत कृतज्ञ भाव से उनके इस व्यवहार को सराहता हूँ और ये उनको भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं हमेशा चाहूँगा कि हमारे जितने भी वर्ग हैं इंक्लूडिंग जो व्यापारी वर्ग है इनका जितना उत्थान हो ये जितना बढ़ेंगे उतना ही बक्सर बढ़ेगा। वो जितना हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी उतना ही हमारा सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि वो जिस तरह से अपना प्यार मुझे दिखा रहे हैं, जो आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, इसका मैं कई गुना करके उनको वापस लौटाऊँगा ताकि वो खुद भी बढ़े और हमारे बक्सर को बढ़ने में मदद करें। बक्सर एक धार्मिक और ऐतिहासिक जगह रहा है, पर पर्यटन की दृष्टि से विकास यहाँ शून्य हुआ है। वहीं अयोध्या को देख लीजिए। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए तो बक्सर हमारे जो पौराणिक शहरों में से जो है वो सिद्धाश्रम के रूप से देखिए कहीं से तो वहाँ आता है। जिस तरह से मथुरा इम्पोर्टेंट है कृष्ण जी के लिए, अयोध्या इम्पोर्टेंट है राम जी के लिए, वैसे बक्सर इम्पोर्टेंट है हमारे वामन भगवान के लिए। लेकिन इनकी चर्चा ही नहीं होती, कोई इस बात को ध्यान ही नहीं देता। वो भगवान जिन्होंने 3 कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था, वहाँ के बच्चों को खेलने के लिए मतलब एक 300 मीटर का ज़मीन नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी ही अजीब सी बात है। तो मैं ये देखता हूँ कि पर्यटन के रूप में देखा जाए तो बक्सर का बहुत ही आध्यात्मिक एक स्ट्रेंथ है यहाँ पे इसकी और मैं मानता हूँ कि अगर इस पे थोड़ा ध्यान दे दिया जाए, हमारे बक्सर और आसपास का जो क्षेत्र है, बक्सर लोकसभा क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे पौराणिक स्थल है जिसको लोग समझना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे और जो ओवरऑल जो टूरिज़्म का सर्किट है हमारे बिहार या देश में, उसमें इस ज़िले में बक्सर में और आसपास हमारे कैमूर, रोहतास और आरा ज़िले में भी काफ़ी ऐसे स्थान हैं जिसको जोड़ दिया जाए तो पूरा शाहाबाद एक टूरिज़्म का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। ऐसा सुनने में आया कि आपको धमकी मिल रही है, कहाँ तक इसमें सच्चाई है? धमकी मतलब ऐसे धमकी नहीं दे रहा कोई, यो क्या कर लेगा तू, उस टाइप का धमकी नहीं मिल रहा है। हाँ, तो प्यार से, मोहब्बत से कि देख लो, नहीं तो समझते हो ना क्या होता है, ये सब टाइप के अपने ही लोग हैं। वो धमका नहीं रहा, अपने ही लोग हैं जिस तरह की बातों से सोच रहे हैं कि भैया इसको रोक दिया जाए। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा सबसे कि ऐसा नहीं करना है। आप अपना घर बना रहे हैं, आपको किसी ने रोका नहीं, आप अपनी जगह लेकर काम, तो किसी चीज़ के लिए कोई अगर लड़का अपना बच्चा अपना घर बनाना चाह रहा है, अपने लोगों के लिए काम करना चाह रहा है, मेरा तो कोई दूसरा एजेंडा है नहीं यहाँ पे। मैं कोई बिज़नेस करने थोड़ी आया हूँ यहाँ पे। हाँ, मैं तो यार सोशल सर्विस के लिए आया हूँ। तो इस तरह की चीज़ें समझदारी आ जाएगी, वो समझेंगे इस बात को। और कुछ लोग हैं जो होते ना, वो ज़्यादा कर देते हैं, मतलब उनको कोई बोला नहीं है इतना करने को, लेकिन वो अपने आप से ज़्यादा बढ़ के थोड़ा सा कि मैं किसी को खुश करूँगा लेके आगे। अरे भाई, मैं तो उसी आप ही को तो उधर ही तो मदद कर रहा हूँ, मैं तो आप ही का हाथ मजबूत कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना आपके। अब ये आपको भी समझने की ज़रूरत है, उनको मतलब उनको भी समझने की ज़रूरत है कि जो एक होता है ना विनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट की, कौन जीत रहा है, वो चीज़ देख के किया जाए। ये दिमाग में वहम ना रखा जाए कि नहीं ऐसा ही है। ज़मीन पे उतर के देखिए, बात ऐसी इतनी इजी नहीं है जो सब सोच रहे हैं ना कि हमें हटा देंगे तो कोई और वो जीत जाएंगे। वो नहीं जीतेंगे। जब जीतने का उनका अपॉर्चुनिटी ही ख़त्म है, मैं बता रहा हूँ, वो नहीं पॉसिबल है। अपनी बात को मानना चाहिए। तो हम चाहते हैं मोदी जी का हाथ मजबूत करें, इसलिए हमारा जीतना ज़रूरी है। तभी जाके हम मोदी जी का और हमारे भारत सरकार का हाथ मजबूत कर पाएंगे, और हाथ मजबूत करेंगे तो हम बक्सर को मजबूत करेंगे। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं, इन बातों पर ज़्यादा ध्यान न दिया जाए। कई लोगों का यह भी कहना है कि आप किसी बड़े बीजेपी के बड़े नेता से बात करें अपने विधानसभा की टिकट के लिए, कंफर्म करना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोकसभा चुनाव में ये सब कर रहे हैं। ये देखिए, आप देखिए मैं नामांकन करता हूँ कि नहीं, देखिए मैं लड़ता हूँ कि नहीं। और ये जैसे बातें जो करते हैं ना, ये वैसे तुच्छ मानसिकता है। मैं बताता हूँ, जो किस तरह के तोड़ जोड़ घटाव करके पॉलिटिक्स करते, मैं पॉलिटिक्स करने आया नहीं। मैं तीसरी बार बता रहा हूँ आपके इसमें, मैं पॉलिटिक्स करने ही नहीं आया हूँ। मुझे लोकसभा का प्लेटफॉर्म इसलिए चाहिए कि मैं बड़े स्तर पे अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं क्यों एमएलए बनूंगा बहन जी? मैं एसपी था जिले में, पूरा जिला में, इस जिले में 6 एमएलए हैं,
तो क्यों मैं एक छोटा सा हिस्सा लेना चाहूँगा? मैं जब पूरा ज़िले का ही चला रहा था तो कोई डिमोशन थोड़ी करता अपना। मैं एमएलए छोटा नहीं होता है, काम के रूप में बोल रहा हूँ कि एरिया के रूप में बोल रहा हूँ। मैंने इतने बड़े-बड़े एरियाज़ पे काम किया हूँ, तो अपने एरिया को छोटा क्यों करूँगा कि काम करने के लिए? तो ये गलत बात है, लोगों का ये भ्रम है। मैं कभी भी इस तरह का 3-5 करने वाला या सौदेबाजी करने वाला आदमी नहीं हूँ। किसी भी जीवन के किसी भी पार्ट में, अपनी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ये नहीं किया। सीधा-सीधा बात करता हूँ, एज़ अ पुलिस ऑफिसर भी सीधा-सीधा रहा हूँ। ये करूँगा या नहीं करूँगा, बीच का नहीं कि ऐसा होगा तो वैसा। ये जो लोग कह रहे हैं वो अपनी ओछी मानसिकता की प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है आप नामांकन नहीं करेंगे। देखिए, आइए 7 तारीख को आइए, आपका भी स्वागत है और जो कह रहे हैं उनका भी स्वागत है कि 7 तारीख को 10 बजे किला मैदान पहुंचा जाए। और हम लोग नामांकन कर रहे हैं, बिल्कुल नामांकन कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं कि हमारा देखा देखिए कुछ लोग भी अपना डेट चेंज कर ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कौन चल रहा है। तो लोग कोशिश पूरा करेंगे कि हम ना करें, आपको बता रहे हैं। ये एक प्रयत्न रहेगा और ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, लोकतंत्र के अगेंस्ट, और पब्लिक भी इसको देखेगी। और मैं चाहूँगा अगर ऐसा कुछ होना तो पब्लिक बढ़िया से उस बात को समझा दे लोगों को कि लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं करना। मैं इसीलिए तो ये ओछी राजनीति नहीं करनी है। मैं राजनीति करने भी नहीं आया हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे साथ इस तरह की राजनीति में फंसा है। भाई साहब, डेवलपमेंट करने हो, सामने बैठिए, डेवलपमेंट एजेंडा पे बात करते हैं। आप हमसे बेहतर काम कर सकते हो तो आप करके दे दीजिए, और नहीं कर सकते तो आपको 6 महीने की मोहलत, 6 महीने में आपका गाड़ी हिलता नहीं दिखेगा तो तुरंत रिज़ाइन करिए, जाइए बाई इलेक्शन कराइए, फिर देखिए कौन बेहतर करके देता है। तो इसके लिए मैं तैयार हूँ अगर आपको लगता है तो। लेकिन ये ओछी बातें नहीं करनी है किसी को कि नॉमिनेशन नहीं कर रहा है तो किसका एजेंट है, तो किसी से पैसे लेके कर रहा है। तो आप समझ रहे ना, मैं ना भटकते भटकते राजनीति में नहीं पहुँचा हूँ कि कुछ नहीं हुआ जीवन में, अब क्या करें, चलो राजनीति कर लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एक कि युवा के हिसाब से उठा तो यार कंपटीशन में तो जाने की दम है नहीं, कुछ कर पाने का तो है नहीं कि हम यूपीएससी निकाल ले, तो चलो यार यही कर लेते हैं, पहन के घूमते हैं और फिर लोगों पे उस पर कमेंट करते हैं जिसने अपने आप को प्रूव किया है ज़मीन पे। तो ऐसे बच्चे कुछ हैं 2-4 जो कि मैं भी देखा हूँ, मेरी नज़र में पड़े हैं, है ना, कि सामने आते भैया भैया करते हैं और पीछे जाके ऐसे करते हैं। तो ये चीपनेस हमारी समाज से हटना ज़रूरी है। जब तक ऐसे लोग हमारे समाज में नेतृत्व का चोला ओढ़ के घूमेंगे, हमारा समाज बढ़ेगा नहीं। वो समाजद्रोही हैं बेसिकली। बक्सर के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहूँगा कि 1 जून है ना, 1 जून को सही बटन दबाइए। ये पहले भी बोला हूँ मैं, एकदम सही बटन दबाइए जो आपके बच्चों के भविष्य और यहाँ का बक्सर के विकास और भविष्य के फेवर में हो। कि अगर आप सही बटन नहीं दबाएंगे तो फिर 5 साल कोई आपको दबाता रहेगा। 7 मई को आपने नॉमिनेशन का ऐलान किया है, बावजूद अभी भी लोग कह रहे हैं आनंद मिश्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे। नॉमिनेशन को लेकर क्या तैयारी है? क्या कोई बड़ा चेहरा नॉमिनेशन में देखने को मिल सकता है? जनता से क्या अपील करेंगे? मैं यही कहूँगा कि देखिए, हमारे लिए जो सबसे बड़ा चेहरा नॉमिनेशन में आ रहा है वो जनता खुद है, कि हम जनता के चेहरे पे लड़ रहे हैं, ये समझने की बात है ना। हम दूसरा चेहरा चमका के, कोई आना चाहे बड़ा आदमी तो स्वागत है, मैं हाथ जोड़ के सबको स्वागत करता हूँ कि आप आइए, साथ आइए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, बिल्कुल हम चाहेंगे। लेकिन जनता से बड़ा चेहरा कोई नहीं होता है। वो जनता आएगी उस दिन, वो मेरे लिए भी देखने का है कि जनता किस तरह से रेसिप्रोकेट करती है, रिस्पॉन्ड करती है। गर्मी का मौसम होगा, सब देखते हैं उसमें। और हम लोग नामांकन ज़रूर कर रहे हैं, हम चुनाव ज़रूर लड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक माध्यम है। हमें ये भैया दिल्ली पहुँचना है, दिल्ली से हमें वहाँ से पॉलिसीज़, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स लेके आना है बक्सर के लिए। तो ट्रेन पे चढ़ने के लिए नामांकन कर रहे हैं। मेरा ट्रेन पे चढ़ना उद्देश्य नहीं है, मतलब पॉलिटिक्स में ही जाना उद्देश्य नहीं है। तो ट्रेन पे चढ़ के दिल्ली पहुंचना है, बस उसी के लिए ट्रेन है। ये पॉलिटिक्स सारा सिर्फ वो ट्रेन जैसे है। ये नहीं कि आप जब दिल्ली जाना होता है तो आप ट्रेन के लिए नहीं जाते ना कि मुझे ट्रेन पे चढ़ना है, आपको दिल्ली पहुँचना है। तो ये चीज़ें, तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो या तो कुछ षड्यंत्र कर रहे होंगे जिसके लिए वो इतना कॉन्फिडेंट है ना, जो ऐसा कह रहे थे, या तो कुछ षड्यंत्र चल रहा है कि ज़रूर इनका तो नामांकन देखना नहीं होने देंगे, देखो कौन भरता है। तो मतलब आप तो ज़रूर कुछ 3-5 करें। तो बहन जी, मैं बताऊं आपको, पब्लिक को अलर्ट हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से कि जो अगर इस तरह की ओछी राजनीति करेंगे तो आपके 5 साल आपके और आपके बच्चों को किस तरह एक्सप्लॉइट करेंगे और क्या ज़िंदगी बना देंगे, जहन्नुम बना देंगे। वो हमारे बक्सर को चले हैं कुछ और बनाने, जहन्नुम बना के छोड़ देंगे। तो सावधान रहना ऐसे व्यक्तित्व से। बक्सर में आज आपका प्रोग्राम था, कुछ लोग दूसरे पार्टी को सपोर्ट करते थे, वही लोग आज आपको सपोर्ट कर रहे थे, तो आप क्या कहेंगे इस पे? मैं कहूँगा कि देखिए, हम सर्वदलीय हैं। अब हमारे पास आपको सब देखने को मिलेगा, हर पार्टी के लोग देखने को मिलेंगे। आप भाजपा के भी लोग मिलेंगे हमारे पास, बाकी अन्य दलों के भी लोग मिलेंगे देखने को आपको। हर तरह के, हर कास्ट के लोग मिलेंगे हमारे पास, हर जाति के लोग मिलेंगे, क्योंकि हम सर्वदलीय हैं। तो हम सबको साथ लेके चलेंगे। बक्सर का जब भविष्य बदलेगा, सबका भविष्य बदलेगा, सिर्फ किसी एक पार्टी के लोगों का भविष्य नहीं बदलेगा। गंगा का पानी जब साफ होगा तो सबके लिए साफ होगा, रास्ते बनेंगे तो सबके लिए बनेंगे, जब हॉस्पिटल होगा तो सबका इलाज होगा, जब
स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे तो उसमें सारे बच्चे पढ़ने जाएंगे। जब प्लेग्राउंड होगा तो सारे जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स के बच्चे आके वहाँ पे खेलेंगे और साथ मिल के खेलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू।